नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जून। आज हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके सामने सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। इसके अलावा और भी सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको सिर्फ अंत तक बने रहना है और सारे क्वेश्चंस आज सीख के जाने हैं। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू CAI। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया था 2023 का, और इसमें भारत के किस पोर्ट को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। सारे पोर्ट दिए गए हैं। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है, कोलकाता पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट को इंडिया का बेस्ट पोर्ट जज किया गया है और पूरी दुनिया में इसका स्थान रहा है 19वां। पोर्ट कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आते हैं और इसमें सारे कंटेनर रखे होते हैं। ये एक देश से दूसरे देश से जाते हैं। हवाई जहाज के मुकाबले में, एयरप्लेन के मुकाबले में सी रूट से जो कार्गो चलते हैं, जो समुद्री जहाज कार्गो चलते हैं, ये कंटेनर पोर्ट यहाँ पे जाएंगे, डॉक करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे। उसके बाद जो ये बड़े बड़े क्रेन्स लगी हैं, ये इसको अनलोड करेंगे, उठा उठा के यहाँ पे रखेंगे पोर्ट पे। उसके बाद ट्रकों द्वारा इसको मूव आउट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पोर्ट ऑपरेट करता है। आप जनरल आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। और अब मैं आपको समझाता हूँ। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, जिसको अडानी पोर्ट मैनेज करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है। कोलकाता पोर्ट आपको नाम ही पता होगा। विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे बेहतरीन पोर्ट उभर के आया है इस रैंकिंग में। इसका स्थान भारत में पहला है और विश्व में 19वां स्थान है, यानी कि टॉप 20 का पहला पोर्ट भारतीय पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट है। और इसको सिर्फ इसलिए दिया गया है रैंकिंग क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ये कार्गो हैंडलिंग बहुत अच्छे से करता है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया है। S&P में बता देता हूं, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर रेटिंग एजेंसी है। पूरी दुनिया की देशों की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि फिच हो गई, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हो गई और मूडी हो गई। तो इस बार विश्व बैंक और S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट है। विशाखापट्टनम शहर आंध्र प्रदेश में है। ये तटीय शहर है, कोस्टल सिटी है। आप थोड़ा सा इसका इमेज देख सकते हैं, कुछ ऐसे दिखता है। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। विशाखापट्टनम से आया कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के जो अभी नए मुख्यमंत्री नियुक्त हैं, उनका नाम है N चंद्रबाबू नायडू। ये TDP के हैं, तेलुगु देशम पार्टी के हैं। उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं पवन कल्याण। राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर। इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूं कि विशाखापट्टनम जो है ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है, यानी कि पूर्वी नौसेना का मुख्यालय विशाखापट्टनम में ही है। विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में आता है। उसका नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको कभी कभी वाइजैक स्टील प्लांट भी बोलते हैं। ये प्लांट रशिया की हेल्प से बनाया गया था और इस समय कार्यरत है। दिन की चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, पढ़ते जाइए। 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है या विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इसको तो बिल्कुल आप मिस न करें। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इंपॉर्टेंट। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 12 जून को विश्व बाल श्रम निवेश दिवस, यानी कि जो कल था वो विश्व बाल श्रम निवेश दिवस था। इसको लाने का उद्देश्य यह है कि आपको बहुत जल्दी याद होता रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋण संकट पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास UNCTAD की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? अंग्रेजी में दिया गया, पढ़ सकते हैं आपको। पूरे दुनिया में जो ऋण संकट है उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसने बताया था, और उसका कुछ शीर्षक रखा गया, उसको टाइटल रखा गया। आपको बताना है, ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सही उसका उत्तर होगा ए वर्ल्ड ऑफ डेब्ट 2024, ए ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के बारे में बात करेंगे और ऋण संकट के बारे में हम बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UNCTAD, ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंडर में एक अंतर सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देती है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हेल्प करती है। जो UNCTAD है, जिसने रिपोर्ट पब्लिश की है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसकी प्रमुख हैं रेबेका ग्रिन्सपैन, यानी कि इसके जो प्रेसिडेंट है, चीफ हैं। अब हम रिपोर्ट की बात करते हैं। इसमें कहा गया था कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण, वर्ल्ड पब्लिक डेब्ट बोलते हैं इसको, WPD, 51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2010 में था और ये बढ़ के अब 97 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुका है। यानी कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण, यानी कि वर्ल्ड पब्लिक डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है सरकारी ऋण, जो सरकारी कर्जा लेती है। राष्ट्रीय ऋण जो होती है उस कुल धनराशि से है जो सरकार लेन देन को बकाया करती है। अब पब्लिक डेब्ट कितने प्रकार के होते हैं? घरेलू होते हैं, जब सरकारें घर में ही से ऋण लेती हैं, घर में कंपनियों से लेती हैं, बॉन्ड जारी करती हैं। और विदेशी संस्थाओं से जब ऋण लेती हैं तो उनको हम बाहरी ऋण कहते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या IMF द्वारा लिया गया है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये डेब्ट है, ऋण है, डोमेस्टिक घरेलू हो गया और बाहरी होगा। घरेलू में ट्रेजरी बॉन्ड होती है, बिल्स होती हैं और सेविंग्स बॉन्ड होती है। सरकारें जारी करके पैसा इकट्ठा करती है, घर में करती है, मतलब अपने देश में करती हैं। और जब बाहर से पैसा लेती है तो चाहे बाहरी देशों से पैसा लेंगी, बाहरी सरकारों से पैसा लेंगी, या फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो ऋण देते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया,
ये उनसे ऋण लेती हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के ऋण हो गए। और UNCTAD की रिपोर्ट में वैश्विक सार्वजनिक ऋण यानी कि वर्ल्ड पब्लिक डेप्ट 51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ के 97 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुका है। समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 शुरू हो गया है। यह किन देशों के बीच में है? तो इसका सही उत्तर है ये इंडिया और जापान के बीच में है, या नेवी के बीच में है। अगर आप पोशाक देखेंगे तो ये व्हाइट कलर की पोशाक इंडियन नेवी द्वारा पहना जाता है, या पूरे विश्व की सारी नेवीज व्हाइट कलर की पोशाक ही पहनती हैं। जिमेक्स का मतलब मैं निकाल सकता हूं यहां से, जे का मतलब जापान, आई इंडिया होगा, और एम मतलब मैरीटाइम, एक्स मतलब एक्सरसाइज 2024 मतलब 2024 एक्सरसाइज है। जापान के साथ भारत कई एक्सरसाइज करता है, कुछ का नाम मैं दे रहा हूँ। धर्मा गार्जियन जो आर्मी के बीच में होता है, ये राजस्थान में हुआ था। और जिमेक्स जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया है, ये इंडिया जापान नेवी के बीच में है। ये योकोसुका जापान में होगा। और शिन्यू मैत्री इंडिया और जापान के एयरफोर्स में होता है, ये हुआ था कोमात्सु जापान में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने मिलकर एक सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है अर्थकेयर। अर्थकेयर सैटेलाइट को जापान में व्हाइट ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने लॉन्च किया था, ताकि जो कि धरती पे जो बादल हैं, या फिर एरोसोल्स हैं, या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं यानी प्रदूषण है, उनकी स्टडी करके हम क्लाइमेट चेंज का पता लगा सकें। और जैसा कि हमारे यहाँ चंद्रयान मिशन है, उसी प्रकार से जापान ने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और उस मिशन का नाम था स्लिम। ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर इसका है मोहन चरण मांझी। ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, और इनको ओडिशा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। आइए जानते हैं थोड़ा आगे। मोहन चरण मांझी से पहले बीजू जनता दल यानी BJD के जो मुख्यमंत्री थे वो नवीन पटनायक थे। वो सन 2000 से लेकर 2024 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले वो मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो है पवन कुमार चामलिंग के पास। वो 24 साल 165 दिन रहे थे, जबकि नवीन पटनायक 24 साल 99 दिनों तक रहे थे। इन दोनों मुख्यमंत्री भारत के सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक सर्विंग करने वाले मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा में इस समय जैसा कि मोहन चरण मांझी इस समय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और उसमें उप मुख्यमंत्री होंगे कनक वर्धन सिंह देव, और प्रावती परिदा ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ओडिशा में बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, जैसे कि कोणार्क का सर टेम्पल है, ये फोटो वहीं से ली गई है। ये व्हील बना हुआ है, इस व्हील से हम समय को देख सकते हैं, मतलब अगर सूर्य किरणें जिस प्रकार से पड़ रही हैं उससे समय का आकलन किया जा सकता है। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग अभी तक थे, और 24 साल 165 दिनों कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो उनका सही उत्तर है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग अब सिक्किम के नए मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम बहुत ही खूबसूरत राज्य है, आइए कुछ जानते हैं उसके बारे में। माउंट कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में दोनों में स्थित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। आप यहां से देख सकते हैं, ये माउंट कंचनजंगा है। थोड़ा सा व्यू यहां से आ रहा है, काफी दूर से फोटो ली गई थी ये। सिक्किम में बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं, आप इनका नाम तो बिल्कुल याद रखें। तीस्ता नदी बहुत ही फेमस है, रंगीत, रंगपो, लाचेन नदी, रैली नदी और जलढाका नदी। यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व दोनों के नाम से जाना जाता है, ये पाया जाता है। सिक्किम के लोगों में 3 जातीय समूह शामिल हैं, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। ये 3 तरह की जातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। सिक्किम को वैली ऑफ राइस कहा जाता है, चावल की घाटी, इसको आप जान लीजिए। वैली ऑफ राइस कहा जाता है सिक्किम राज्य को, क्योंकि यहाँ पे चावल की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है, और राज्यपाल जो हैं वो हैं लक्ष्मण आचार्य। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जो कि SKM के हैं, यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं, और हाल ही में नियुक्त हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया जो 2025 को घोषित करता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र एक साल को एक थीम के तहत मानता है, जिसे एक बार माना गया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और उसी प्रकार से इस बार नए थीम को दिया गया है इस पूरे साल को 2025 को। और उसका उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंतरराष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सारे उत्तर आपको दिए गए हैं, सही इसका ऑप्शन है शिल्पी अग्रवाल। शिल्पी अग्रवाल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इस ओलंपियाड में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में फोन पे ने किसकी सहायता से श्रीलंका में UPI सेवा प्रदान करना शुरू किया है? श्रीलंका में भी UPI स्टार्ट हो गई है, और उसने कुछ स्थानीय कंपनियों से सहयोग के साथ इसको शुरू किया है, और उसका नाम है पिकमी। पिकमी श्रीलंका की एक राइड सर्विस है, मतलब जैसे हमारे यहाँ ओला उबर हो गई, उसी प्रकार से वहाँ पिकमी है। और उन्हीं के साथ मिलके फोन पे जो भारत की फाइनेंशियल फिनटेक कंपनी है, उसने UPI सर्विसेज श्रीलंका में लॉन्च की है।
मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि किन किन देशों में यूपीआई अभी तक प्रयोग में लाया जा चुका है। श्रीलंका, जैसा कि हमने पढ़ा भी, सिंगापुर हो चुका है, भूटान और नेपाल हो गए हैं, यूनाइटेड अरब इमारेट्स हो गए हैं, फ्रांस हो गया है और मॉरिशस हो गया है। यूपीआई को अपनाया है। उसके साथ साथ बहुत सारे देश हैं जो पार्शली ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ देश हैं जहाँ पे एयरपोर्ट पे यूपीआई एक्टिव हो गया है, कुछ देश में कहीं और एक्टिव हो गया है। तो इस प्रकार से यूपीआई ग्लोबल हो रहा है। ग्लोबल का वर्जन का यूपीआई है वो मैनेज करता है एनआईपीएल। एनआईपीएल मीन्स नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एनपीसीआई, ये पूरा हो गया। और इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड मैनेज करेगा। इसके साथ साथ यूपीआई ने हाल ही में अभी अफ्रीका में बैंक ऑफ नमीबिया के साथ पार्टनरशिप किया था, और इन दोनों के पार्टनरशिप के साथ वहां भी यूपीआई सर्विसेज शुरू होंगी। नमीबिया जैसे कि अफ्रीका में एक देश है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इसका सही उत्तर है 12 जून को मनाया जाता है। इसका थीम इस बार का है लेट्स एक्ट ऑन और कमिटमेंट इन चाइल्ड लेबर। आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम को समाप्त करें। बाल श्रम जैसे कि पता है, कम आयु के बच्चे जब उनको कामों पे लगा दिया जाता है, जिनको समझ नहीं होती, उनके खेलने कूदने की उम्र होती है और उनको काम पे लगा दिया जाता है, कठिन शारीरिक परिश्रम में लगा दिया जाता है, तो उन्हीं को हम बाल श्रम कहते हैं। उसकी अलग से डेफिनेशन भी दी गई है। भारत में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत 18 व्यवसायों की लिस्ट जारी की गई है और 65 प्रक्रियाओं की लिस्ट जारी की गई है। अगर उसमें से 14 साल से कम बच्चे अगर उसमें काम करते हैं तो वो बाल श्रम की कैटेगरी में आएंगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे आर्टिकल दिए गए हैं, इसको जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों, खदानों और खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 39 यह कहता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो और बच्चों को आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप अनुपयुक्त कार्य में मजबूर न किया जाए। तो बाल श्रम को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्राविधान है। उसके अनुसार ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड इन। सारे उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर इसमें है रशिया। मैं आपको बता देता हूं कि रशिया में अगला ब्रिक्स समिट होने वाला है, इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ब्रिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है देशों का, और इसकी स्थापना जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे देश थे। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संस्था, मतलब सरकारों के बीच में काम करती है कई देशों के, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये तो मेन मेंबर हो गए। और नए मेंबर जो जुड़े थे वो थे ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, और इन्होंने 1 जनवरी 2024 को ज्वाइन किया। तो इस प्रकार से ब्रिक्स में टोटल 9 देश हो चुके हैं, और ब्रिक्स देश बहुत ही पावरफुल ग्रुप एंटिटी बन चुका है, और पूरे दुनिया की 27% जीडीपी ब्रिक्स की कंट्रोल करता है, और बहुत सारी पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, जियोग्राफिकल एरिया करता है। आप सोचिए इंडिया कितना बड़ा है, चाइना कितना बड़ा, रशिया कितना बड़ा, आप तीनों को ले लीजिए, मैक्सिमम एशिया यहीं से कवर हो जाता है। जैसा कि G7 देश थे, बहुत हाईली डेवलप्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज थी, यूएस थे, ऑस्ट्रेलिया थे, यूके थे, इनकी अलग ही एक ग्रुपिंग थी। उसी प्रकार से ब्रिक्स देशों की एक उभरती हुई ग्रुपिंग सामने आ रही है। ब्रिक्स देशों ने अपना एक बैंक बनाया था, उसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक, और उसका मुख्यालय था शंघाई, चाइना। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और 24 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी कि ब्रिक्स की जो मेन मीटिंग होगी वो मेजबानी करेगा रशिया यानी कि रूस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम किसान के नाम से जाने जाते हैं, 2019 में शुरू की गई थी। नवीनतम किस्त क्या है? व्हाट इज द मोस्ट रिसेंट इंस्टॉलमेंट? तो इसका सही उत्तर है 17वां। हाल ही में 17वीं किस्त जारी की गई है पीएम किसान के तहत। मेन एम इसका ये था कि जो छोटे किसान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो किसी लोन देने वाले लोगों से फंसे ना, ताकि जो लोन देते हैं किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में वो बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं और किसानों का इससे शोषण होता है। तो इसको रोकने के लिए किसानों के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपए प्रति सालाना दिए जाते हैं, इसमें किस्तों में दी जाती है। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, इसको 2018 न पड़े 19 ही है ये, और इसमें छोटे किसानों को समर्थन के लिए किया जाता है ये। भारतीय सेना के अगले सेनाध्यक्ष COAS के रूप में, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभालने के लिए किसे नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? मतलब इनका कार्यकाल बस जल्द ही शुरू होने वाला है। इसका चार्ज लेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तहत। तो इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। जो नई नियुक्ति हुई, न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, वो उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था, लेफ्टिनेंट जनरल 30 जून को 2024 को पदभार संभालेंगे। जनरल मनोज पांडे सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि प्रेजेंट में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हैं और 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। इनके रिटायरमेंट के बाद ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना प्रमुख का चीफ बनाया जाएगा। वर्तमान विस्तार, यानी कि जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 1 महीने बढ़ा दिया गया था। 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले सबसे सीनियर मोस्ट
जो आर्मी कमांडर होते हैं या सेना उप प्रमुख होते हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, उनको सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल 3 साल होता है या 62 साल की उम्र में या 62 साल की आयु या 3 साल में जो भी पहले होता है उससे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाल ही में नौसेना स्टाफ प्रमुख जो हैं CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जिनको बोलते हैं, वो हैं दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी ने हाल ही में कार्यभार संभाला था 30 अप्रैल को, और अभी 30 जून को संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख CAS चीफ ऑफ एयर स्टाफ जिसको बोलते हैं, वो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड महानिदेशक हैं राकेश पाल। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे साथ डेली बने रहें, मैं आपको एक अच्छे से अच्छे करंट अफेयर फॉर्मेट में लेता रहूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्लास डेली होती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे। कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। इसके साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही हैंड पिक्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस लिए आते हैं जो एग्जाम्स ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम्स में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी होती है। आप पढ़ाई करते रहें, अपने कार्य में लगे रहें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।